हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 6 सितंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं ये हमने द हिंदू और पीआईबी के सोर्सेज से उसमें से निकाल कर करंट अफेयर्स को बनाया है एमसीक्यूज़ पैटर्न में, ताकि जब आप एग्ज़ाम में एमसीक्यू पैटर्न में ही वहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ, मैंने इसके पहले भी इस तरीके के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन सुना है, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पे सॉल्व करवाते हैं और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनमें तो बच्चे जानते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चनों को करेक्ट करना है। उसमें ये रहता है कि आप एक सेफ जोन में रहते हैं और जब आपको 10 में से 6 क्वेश्चनों को करेक्ट करने की एक हैबिट पड़ जाती है, एक हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब आप डे टू डे करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से बने हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से डीप में सुनते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आपकी उन बच्चों से जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है। ठीक है, 10 में से 6 का वो ये सोच के नहीं करते हैं, केवल करंट अफेयर से अपडेटेड होने के लिए चलते हैं। तो कोशिश करिए 10 में से 6 के ऊपर ही रहिए, और 10 में से 6 से कम भी आता है कभी आपका स्कोर तो वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, हाफ एन आवर के अंदर अंदर, ताकि आपको अगेन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके। और 24 आवर्स के बाद में तो जो भी वीडियो को देख रहा है, एवरीबॉडी नीड्स टू वॉच द वीडियो। ठीक है, सभी को ज़रूरत है। चलिए, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सर्टेन मोबाइल एप्लीकेशंस हैव बीन इन इंडिया बैंड बाय इन्वोकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यूटरी लॉ। तो अभी काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है, तो किस स्टैच्यूटरी लॉ का यूज़ करके इसको बैन किया गया है? ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऑप्शन सी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड ऑप्शन डी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, समझ लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का यूज़ करके जो 59 चाइनीज़ एक्ट को बैन किया गया था इंडिया में। अब ये जो आईटी एक्ट है ये है कब का? तो ये 2000 का है। ठीक है, याद रखिएगा, सन 2000 का आईटी एक्ट 2000 का यूज़ करके इन सर्टेन जो मोबाइल एप्लीकेशन है इनको बैन किया गया था। और केवल इसका ही नहीं, इसका जो सेक्शन 69A है उसका यूज़ करके बैन किया गया था, क्योंकि सेक्शन 69A ये कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इस चीज़ से सेटिस्फाइड है कि ये जो एप्लीकेशंस ऐप है ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा वॉयलेट कर रहे हैं, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तब आप इस लॉ का यूज़ करके उन एप्लीकेशंस को बैन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसी के बारे में और डीप नॉलेज है, तो एक इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पुतनिक 5 वैक्सीन। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है, अब कुछ और नई स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ 2 शॉट वैक्सीन यूजिंग एडनोवायरस वेक्टर, कि एक 2 शॉट वैक्सीन है जिसमें एडनोवायरस वेक्टर का यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड है, अ जीन कोडिंग एस प्रोटीन ऑफ द SARS-CoV-2 हैज़ बीन इंसर्टेड इन द वेक्टर, कि एक जीन कोडिंग की जा रही है जिसमें एस प्रोटीन जो SARS-CoV-2 का है उसको इंसर्टेड किया गया है इस वेक्टर के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले, क्या ये 2 शॉट वैक्सीन है जिसमें एडनोवायरस वेक्टर का यूज़ किया जा रहा है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी हम एडनोवायरस वेक्टर को भी समझेंगे। सेकंड है, इस केस में जीन कोडिंग जो एस प्रोटीन है SARS-CoV-2 का उसको इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा इस वायरस को किल करने के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट होने का राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले रशियन एडनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन जिसको स्पुतनिक 5 कहा जाता है, इसको रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑन अगस्त 11 को ये सबसे पहले पता चला था कि इस तरीके की वैक्सीन रशिया ने डेवलप की है और जो कोविड-19 से फाइट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इसके अंदर 2 शॉट वैक्सीन को डेवलप किया गया है रशिया ने, जिसको रशिया के जमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडनोवायरस वेक्टर जो RAD26, याद रखना 2 शॉट में इसको दिया जाएगा, RAD26 फर्स्ट एंड RAD5 इज सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके की
एडनोवायरस वेक्टर का यूज़ करके इसको बनाया गया है और ये सेकंड वैक्सीनेशन के तौर पे, फर्स्ट एंड सेकंड वैक्सीनेशन के तौर पे वर्क करेगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो वेक्टर्स हैं ये व्हीकल्स के तौर पे वर्क करेंगे जो इंड्यूस किया जाएगा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर वायरस इनटू अ सेल। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया जाएगा और फिर उसको सेल के अंदर पुट किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, जो जीन है इसमें, जीन जो है एडनो वायरस से जो कारण है इन्फेक्शन का वो रिमूव हो जाएगा और इस जीन जेनेटिक कोड का उपयोग करके जो स्पाइक प्रोटीन फ्रॉम सार्स कोव 2 को इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जो 2 वेक्टर वैक्सीन है, देखिए यहाँ पे कैसे चलता है ये। सबसे पहले ये कोरोना वायरस है। ठीक है, इसमें ये जो साइड से ये आपकी जो बॉर्डिंग दिख रही है इसको कहा जाता है, ये स्पाइक्स हैं कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जिसमें प्रोटीन है जो एस प्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस के अंदर अब इसी एस प्रोटीन का जीन यूज़ करके ये जो 2 वेक्टर्स हैं इसको इसके अंदर रखा जाएगा और ये जो वेक्टर्स हैं ये जो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैंची की तरह जो हमारे सीजर्स है इनको कट करते जाएंगे। कट करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इस वायरस का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। तो कभी काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, द पार्क हैज़ एलिफेंट ग्रास, मेड्यूज, स्वैम्पी, लगून्स एंड डेंस फॉरेस्ट। की जो पार्क है यहाँ पे एलिफेंट ग्रास मेडोज है, स्वैम्पी है, लगून्स है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। सेकंड है, द पार्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कि इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये 1 and 2 है, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या, 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, एलिफेंट ग्रास मेड्यूज इस पार्क के अंदर हैं, क्या स्वैम्पी लगून्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है या नहीं है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, तो ये सारे उससे मैच करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड है कि क्या इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने का राइट आंसर तो आपका सी हो गया। अब इसके बारे में, इसकी लोकेशन भी हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले 430 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो एरिया फैला है, यहाँ पे एलिफेंट ग्रास, मेड्यूज, स्वैम्पी लगून्स और डेंस फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये मोर देन 2200 जो इंडियन 1 हॉर्न राइनोज है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, ठीक है, वो 1 हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी अदर नेशनल पार्क है, वो भी आप वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया जो असम से रिलेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली पब्लिश द रिपोर्ट फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो अभी किस इंस्टीट्यूशन ने फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट को पब्लिश किया है? ऑप्शन ए यूएन वुमेन, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या। अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यूएन वुमेन, जिसको यूनाइटेड नेशन वुमेन है। इसने रिसर्च करने के बाद जेंडर इक्वालिटी और जो भी डोमेस्टिक वायलेंस और उनकी जो भी इक्वालिटी है सोसाइटी में उसके ऊपर इनसाइट से लेके एक्शंस तक की रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इनसाइट्स का मतलब जो भी कुछ अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे लेके जो उनका एक्शंस है वहाँ तक की इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जब आप मेंस में लिखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वहाँ पे पोर्ट करते हैं। ठीक है, एक जैसे आप वहाँ पे डिपेक्ट करते हैं ऐसी रिपोर्ट्स, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये जो पॉलिसी है यूएन वुमेन, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो पेंडेमिक के दौरान जिसको बनाया जा रहा है इस रिपोर्ट्स को, इसके अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, अनपेड केयर है और जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर रखा जाएगा। याद रखिएगा, पॉवर्टी रेट जो वुमेन का इसके पहले जब प्रोजेक्ट किया गया था तो वो ये बताया गया था ये 2.7% रहेगी 2019 से 2021 तक के। लेकिन कोविड-19 और इस पेंडेमिक के कारण क्या है, ये जो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये सुनने में आया था पहले कि डिक्रीज़ हुआ 2.7%, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये 9.1%। ठीक है, तो 2.7 ये मतलब मल्टीप्लाई 4 करेंगे तब उतनी रेट से इसका जो परसेंटेज है ये ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट और ये है कि जो 2021 में जो एवरी 10 मैन थे जिनकी एज 25 से 34 लिविंग थे, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, और उन्हीं में जो 118 वुमेन थी, ठीक है, अगर 100 मैन है तो 118 वुमेन थी, और अब ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया है, जो 118 वुमेन थी वो 121 वुमेन पर 100 मैन हो जाएगा बाय 2030 तक। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, जब वुमेन के बारे में आप लिखते हैं तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सजेशंस यही दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी फॉलिंग हो रही है परमानेंटली कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, तो इस पर इंक्लूड की जाए, एड्रेसिंग की जाए, इनएडिक्वेट एक्सेस जो अफोर्डेबल चाइल्ड केयर है उस पर वर्क किया जाए, एड्रेस किया जाए ऑक्यूपेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन और जेंडर पे गैप्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों को फुलफिल किया जाए, और जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको फुलफिल करने के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड के ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, कि इसको बनाया गया था म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी के तौर पे, जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब इस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के लिए हम वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में इस ग्रुप को बना रहे हैं। सेकंड है इंडिया इज़ द ओनली ब्रिक्स मेंबर कंट्री दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द क्वाड, कि इंडिया केवल पहला ब्रिक्स कंट्री का जो मेंबर है जो क्वाड ग्रुप का पार्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये कुछ PPT में मिस्टेक हो गई है, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ से मिसप्रिंट ही हो गया है, सॉरी। आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आई विल डेफिनेटली रिमूव दिस बैरियर। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, वन बाय वन। सबसे पहले, क्या ये म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी है? देखिए ये गलत है, इट इज़ नॉट अ म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी, ये एक इनफॉर्मल असिस्टेंस ट्रीटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम म्यूचुअली अपने फ़ायदे के लिए पारस्परिक तौर पे हम यहाँ पे जो असिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ म्यूचुअल असिस्टेंस, ये एक इनफॉर्मल ट्रीटी है, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट स्टेज में केवल एक म्यूचुअल असिस्टेंस के कारण आपका गलत हो जाता है, बाकी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन किया जाता है इंडो पैसिफिक पे, ठीक है। सेकंड है इंडिया इज़ द ओनली ब्रिक्स मेंबर कंट्री दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द क्वाड। यस, अगर आपको क्वाड का पूरा नाम पता होगा, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हु इज़ द पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने वही बताया था आपको, वही चीज़ें हैं कि ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर्स हैं ये ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन जो क्वाड के अंदर जो मेंबर्स हैं ये आपको याद रखना है, ये आपका US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो इनमें से इंडिया के अलावा और कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो ब्रिक्स का पार्ट है, तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हु इज़ द पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्रीज़ हैं, देख लीजिए, ये आपका US हो गया, ठीक है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स ऑफ RBI। तो RBI के जो PSL नॉर्म्स हैं इनके ऊपर दो स्टेटमेंट्स है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, कि जो स्मॉल बैंक्स होते हैं इनको ज़रूरत होती है कि ये 75% एक्सटेंड इन्होंने मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है प्रायोरिटी सेक्टर्स बैंक के लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर बैंक के लिए जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होती है ये इनको 75% तक बढ़ा सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। सेकंड है द हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर अंडर PSL नॉर्म्स, की जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो PSL नॉर्म्स है उसके अंदर हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को भी रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर। सबसे पहले कुछ चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सॉरी, आंसर ही आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले तो क्या इसके अंदर जो 75% जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट है ये प्रायोरिटी सेक्टर के लिए स्मॉल बैंक जो होते हैं ये देना जरूरी होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो RBI के जो नॉर्म्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, तो आप याद कर लीजिए जैसा लिखा हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप RBI के बारे में कुछ मेंस में लिखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स है इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर अंडर PSL नॉर्म्स के अंदर रखा गया, ठीक है, कि उनको भी इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों में करेक्ट होने के कारण जो आपका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन सी हो जाता है। याद रखिएगा। कुछ और चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिनको आवश्यक है इस चीज़ की कि एक्सटेंड करें 75% जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, किसके लिए, जो आपका पब्लिक सेक्टर
लैंडिंग है इनके लिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक का ये नोटिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, इनका भी यही टारगेट इनको दिया गया है कि एक्सक्लूडिंग, लेकिन याद रखिए जो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया रीजनल रूरल बैंक्स को और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ठीक है। और जो फॉरेन बैंक्स हैं विथ 20 ब्रांचेस एंड अबव इज़ 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच इज़ अ हायर, ठीक है। जो हायर है तो इनको भी ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के तौर पे वहाँ पे आप जो PSL है वहाँ पे आप क्या करें, इनको क्रेडिट के तौर पे वर्क कराएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2+2 डायलॉग हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स टेक पार्ट इन द डायलॉग। तो कौन कौन से मिनिस्टर 2+2 डायलॉग्स के पार्ट होते हैं। फर्स्ट है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर आप अच्छी तरीके से न्यूज़ से फैमिलियर होंगे तो इसका आंसर तो आपको बड़े आसानी से दे देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे रहता है 2+2 डायलॉग, ठीक है। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से आप मेंस में इसको लिख सकते हैं 2+2 डायलॉग्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री वर्क करती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो यही दोनों है जो इसके अंदर वर्क करती है। तो राइट आंसर तो आपका ए हो गया, ठीक है। तो जो थर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा 2+2 डायलॉग है ये और किन कंट्रीज़ के साथ हैं, तो ये जापान एंड USA के साथ हमारे 2+2 डायलॉग्स ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली 2+2 डायलॉग की जो मीटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड की गई थी। तो हम क्या कर रहे हैं अपने क्वाड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि एक डिफेंडिंग किए जा सके चाइना के खिलाफ, ठीक है। जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है अपने अदर फील्ड्स पे, तो क्वाड को इसलिए और ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना कि क्वाड में कौन कौन सी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वर्क करती है। तो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। और किस किस के साथ है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ IISER तिरुपति जॉइंटली डेवलप अ पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी स्टरलाइजेशन यूनिट दैट कैन डिकंटेमिनेट PPE। तो अभी रिसेंटली पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी स्टरलाइजेशन यूनिट को लॉन्च किया गया है IISER तिरुपति के साथ, ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके PPE किट को। तो ये किसके साथ मिलकर किया गया है। ऑप्शन IIT तिरुपति, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर एंड ऑप्शन डी IIT रुड़की। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक सेकेंड, ऑप्शन ए IIT तिरुपति इज़ द राइट आंसर, ठीक है। IIT तिरुपति ने IISER के साथ मिलकर पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी स्टरलाइजेशन यूनिट को लॉन्च किया ताकि कंटेमिनेशन से बचाया जा सके जो PPE किट होती है। इसके अंदर हाइब्रिड स्टरलाइजेशन सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, जो फर्स्ट ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस तरीके से इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में आप इस तरीके की इनिशिएटिव ले सकते हैं और किस किस ने मिलकर डेवलप किया इनका भी नाम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IITs इनकम्बेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन हैज़ लॉन्च चक्र डीकोव टू डिकंटेमिनेट N95 मास्क। तो अभी किसने चक्र डीकोव को लॉन्च किया है। जो आपका IIT इनकम्बेटेड एक स्टार्टअप चक्र इनोवेशन है, ठीक है, ताकि डिकंटेमिनेशन किया जा सके N95 मास्क का। ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे एंड ऑप्शन डी IIT कानपुर। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट मीन IIT दिल्ली ने अभी चक्र डीकोव नाम का एक इनोवेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर डिकंटेमिनेशन N95 मास्क का किया जाएगा। इसलिए इस प्रोग्राम को लाया गया, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से डॉक्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से इसमें वर्क कर सकें। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, ठीक है। तो आप हेल्थ के इशू पे जब आप लिखते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर दीज आर द टॉपिक्स विच हेल्प यू अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प होंगे मेंस के लिए। तो याद रखिएगा इस तरीके के इनिशिएटिव एक A4 साइज़ में नोट्स बना के आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। तो अभी किसने लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए विपो, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी UNEP। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ग्रीन नजेस
तो थोड़ा बहुत तो ग्रीनिटी से ये मतलब रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन वैसे तो डी है। अगर आप थोड़ा बहुत जज करते तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अंदर जो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन एजेस इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका एम यही है कि इंस्पायर करना 200 मिलियन स्टूडेंट्स को अराउंड द ग्लोब, जिसमें अडॉप्ट किया जा सके एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स और ग्रीन लाइफस्टाइल, ताकि आप अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर सकें। उसको थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो सके उसमें पेड़ पौधे लगाइए और उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आप इस तरीके से डे टू डे में अपडेटेड रहें। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।